नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। अभी दिल्ली में सरकार सजी नहीं है, शपथ ग्रहण हुआ नहीं है, लेकिन काम पर केजरीवाल निकल चुके हैं। मुलाकातों का दौर शुरू, चीफ सेक्रेटरी को बुलाना, ब्लूप्रिंट मंगाना, सारी कार्रवाई तेजी से। आज 3 मुलाकात, राष्ट्रपति के साथ, गृह मंत्री के साथ, शहरी विकास मंत्री के साथ। हर मुलाकात के साथ अपनी अपनी दिल्ली की बातों का जिक्र। हालांकि राष्ट्रपति की मुलाकात में राष्ट्रपति ने उन्हें संविधान की कॉपी दी, खुद की बायोग्राफी भी भेंट की। और इन सब के बीच उन्होंने कहा कि 1969 में मैं पहली बार विधायक बना था, तब से लेकर अब तक ऐसा चमत्कार मैंने नहीं देखा जो आपने कर दिखाया। ये बातचीत का वो सबब है जो राष्ट्रपति और अरविंद केजरीवाल के बीच हुई। लेकिन दूसरी तरफ संपूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, बस्तियों को लेकर, खासतौर से झुग्गी झबड़ी बस्तियों को लेकर किस दिशा में दिल्ली को ले जाना, इस पर भी वेंकैया नायडू से बात, तो दिल्ली पुलिस और बाकी पूर्ण राज्य के मद्देनजर राजनाथ सिंह से बात। लेकिन मुलाकात तो असल में कल होनी है, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार हर कोई कर रहा है। और हम आपके हैं कौन का जिक्र तो होगा ही, इसलिए कल 10:30 बजे मुलाकात का यह सिलसिला किस दिशा में जाएगा, उसके बाद क्या निकलकर कौन क्या कहेगा, कैसी तस्वीर आएगी, हाथ मिलाते हुए, दिल मिलाते हुए, दिल्ली के लिए दिल मिलाते हुए, हर किसी को इंतजार है। लेकिन ये इंतजार कोई आज का। आइए जरा इतिहास के पन्नों में आपको आज घुमा देते हैं कि कैसे कैसे, कब कब, किस किस मौके पर आमने सामने आना चाहते थे, नजरें भी नहीं मिली, मुलाकात भी नहीं हुई, और अब कल मुलाकात होगी। वो मोदी जी कहते हैं कि यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कुछ नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार है। राशन कार्ड में नाम लाएंगे, राशन कार्ड में क्या जाऊँ यह हंगामा गुजरात के गांधीनगर का है। ठीक बरस भर पहले अरविंद केजरीवाल गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के घर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर थे। लेकिन तब पुलिस बैरिकेड ने केजरीवाल को रोक दिया और नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए बगैर ही केजरीवाल को दिल्ली आना पड़ा। हम जाके देखेंगे, अगर वो फ्री होंगे तो उनसे मिल लेंगे, अगर वो फ्री नहीं होंगे तो और कभी का टाइम देंगे, तो उस टाइम आ जाएंगे। तो 7 मार्च 2014 को जो मुलाकात हो न सकी, और उसके बाद जिस तरह राजनीतिक खटास ने बनारस चुनाव से लेकर दिल्ली चुनाव तक के प्रचार में दोनों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया, राजनीतिक दुश्मनी ऐसी ठनी कि नरेंद्र मोदी ने भी केजरीवाल का नाम जुमा पर न लाया, लेकिन हर मौके पर निशाना खूब साधा। ये AK-49 ने अभी एक पार्टी को जन्म दिया। निशाना ही नहीं साधा, बल्कि बनारस में मोदी का सामना करने वाले केजरीवाल चुनाव लड़ने गए, लेकिन मुलाकात तो दूर, दोनों नेता एक दूसरे के सामने बनारस के संघर्ष में कहीं नहीं आए, नजरें तक नहीं मिली। लेकिन बरस भर बाद अब दिल्ली में कल, जब सीएम से पीएम बन चुके नरेंद्र मोदी और सीएम की कुर्सी छोड़कर दोबारा दिल्ली की संपूर्ण ताकत से सीएम बने केजरीवाल की मुलाकात होगी, तब बात होगी क्या? नजरें सभी की इसी पर हैं कि क्या केजरीवाल सिर्फ एक हाथ में शपथ ग्रहण का निमंत्रण तो दूसरे हाथ में दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की पेशकश लेकर जाएंगे, या फिर बात कुछ और होगी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को भी इसका एहसास है कि वो अगर देश फतह कर गुजरात से मुंबई पहुंचे हैं, तो केजरीवाल भी दिल्ली का जीत कर सीएम बने हैं, और बीजेपी दिल्ली में ऐतिहासिक हार के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। उनके प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह भी यहाँ पर फेल हो गए हैं। यानी कल सुबह 10:30 बजे की मुलाकात सिर्फ प्रधानमंत्री और दिल्ली के एक मुख्यमंत्री भर की नहीं है, बल्कि जिस तरीके से दोनों ही नेताओं ने देश के वोटरों के दिलों पर राज किया और राजनीतिक नायक बनकर उभरे, उसमें दोनों की पहचान एक दूसरे को लेकर अपने अपने दायरे में महानायक सरीखी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को भी इसका एहसास होगा कि एक तरफ दिल्ली में बीजेपी को जमीन सुंघा देने वाला कल उनका मेहमान है, और दूसरी तरफ दिल्ली वालों को भी इसका इंतजार होगा कि 9 महीने पहले जिस नायक को उन्होंने सिर पर उठाया, कल वो मेजबान दिल्ली के लिए कोई सौगात देगा या नहीं देगा। और केजरीवाल तो दिल्ली के लिए बिना कुछ मांगे बाहर आएंगे नहीं, क्योंकि इसके संकेत इससे पहले मोदी कैबिनेट के गृह मंत्री और शहरी विकास मंत्री से मुलाकात के दौर में उन्होंने दे दिए। उन्होंने फुली एश्योर किया है कि किसी पॉलिटिकल डिवाइड के बिना एज ही इज पूरी दिल्ली के लिए काम करेंगे। तो जरा कल्पना कीजिए, कल जब 7 RCR में प्रधानमंत्री मोदी के साथ केजरीवाल चाय पी रहे होंगे, तो इंतजार सिर्फ दिल्ली नहीं पूरा देश कर रहा होगा कि बात हुई क्या, सिर्फ हाथ मिले या फिर गले भी मिले, और गले मिले तो क्या वाकई दिल मिले, दिल मिले ना मिले, लेकिन दिल्ली के लिए दिल मिले। इंतजार कीजिए,
कल सुबह 10:30 बजे एक ऐतिहासिक मुलाकात होने वाली है। जाहिर है उसमें यह बात कोई नहीं कहेगा कि हम आपके हैं कौन। मुलाकात होगी, चाय पी जाएगी, बातचीत जरूर होगी। उस बातचीत के बाद क्या निकलता है हर किसी को इंतजार है। लेकिन लगातार जो मुलाकात कर रहे हैं केजरीवाल, वो लगातार हर किसी को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप शपथ ग्रहण में आइए। लेकिन शपथ में किसे किसे निमंत्रण दिया जाएगा, आइए, चूंकि शपथ ग्रहण रामलीला मैदान में होना है, ये आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री को, अन्ना हजारे को, पूरे मंत्रिमंडल को जो दिल्ली में मौजूद है, किरण बेदी और अजय माकन इसलिए क्योंकि ये दोनों सीएम पद के उम्मीदवार थे, इन दोनों को भी दिया जाएगा। और इन सब के बीच दिल्ली के 700 सांसदों को भी निमंत्रण दिया जाएगा जो दिल्ली के 7 सांसद हैं। ये सिर्फ निमंत्रण पत्र, इसके अलावा देश में किसी भी वीवीआईपी को कोई निमंत्रण नहीं। जनता के लिए रामलीला मैदान खोल दिया जाएगा। आइए बैठिए। अब इनमें से भी कौन कौन आता है यह भी देखने की बात है। लेकिन एक सवाल हर जहन में है कि दिल्ली के भीतर ही सिर्फ दिल्ली के साथ जुड़ने वाले लोग क्या बीजेपी के साथ जुड़ गए, और बीजेपी के साथ जुड़ गए तो इस चुनाव में वो क्यों ना जुड़ सके। आइए हम आपको दरअसल दिखलाते हैं उन दस्तावेजों को खोलकर कि बीजेपी की सदस्य संख्या बढ़ती चली गई, वोट घटते चले गए। माजरा क्या है? इस जादुई नंबर पर ना जाइए। यह नंबर आप मिलाएंगे तो आप बीजेपी के सदस्य बन जाएंगे। और मिस कॉल से सदस्य बनाने के आंकड़े कहीं भी लिए जा सकते हैं, लेकिन चुनाव जीता नहीं जा सकता। यही सच बीजेपी समझ नहीं पाई कि कैसे 1 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1800-266-2020 डायल किया और वो बीजेपी के सदस्य बन गए। और आधुनिक तकनीक के आश्रय सशक्त भाजपा, सशक्त भारत की सोच लिए प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे ताकतवर राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी को बनाने का सपना भी दे दिया। संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का विकास। ताबड़तोड़ मिस कॉल आने लगे और देखते देखते दिल्ली चुनाव के परिणाम आने से एक दिन पहले यानी 9 फरवरी तक बीजेपी की सदस्य संख्या 4 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। असर दिल्ली पर भी पड़ा। दिल्ली के नागरिकों ने भी मिस कॉल किया और बीजेपी ने माना बीजेपी के सदस्य बढ़ रहे हैं, बीजेपी फैल रही है, उसका विस्तार हो रहा है। लेकिन दिल्ली का सच देखिए। फिलहाल दिल्ली में बीजेपी के सदस्यों की तादाद तकरीबन 28 लाख है और दिल्ली में बीजेपी को कुल वोट मिले 28,90,000। यानी बीजेपी से जुड़े सदस्यों के अलावे सिर्फ 90,000 लोगों ने बीजेपी को वोट दिए। अगर ये सही है, सही इसलिए क्योंकि सामान्य तौर पर कुछ और लोग भी वोट देते हैं, सिर्फ सदस्य वोट नहीं देते हैं। लेकिन यहां पर अगर इसे सही मान भी लें तो यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बीजेपी की सदस्य संख्या लोकसभा के वक्त 4 करोड़ से कम की थी, लेकिन बीजेपी को देश भर में 17,16,60,230 वोट मिले, यानी सदस्य संख्या से 4.5 गुना ज्यादा। तो क्या 8 महीने में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और सशक्त भाजपा का नारा सिर्फ बीजेपी के सदस्यों पर ही जा टिका है? और अगर ऐसा है तो बीजेपी शायद मौजूदा वक्त में सबसे कमजोर हालात में आकर खड़ी है, क्योंकि 2009 में भी बीजेपी को 8.5 करोड़ वोट मिले थे। उस वक्त तो बीजेपी की सदस्य संख्या 3 करोड़ से भी कम थी। इसी बीजेपी मुख्यालय में बैठकर महज 100 दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का सपना देखा था। लेकिन दिल्ली के नतीजों ने ये बात साफ कर दी है कि टेक्नोलॉजी के सहारे सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन लोगों के सरोकार से नहीं जुड़ा जा सकता। और सोशल मीडिया के दम पर लोगों तक पहुंचा तो जा सकता है, लेकिन लोगों के दिलों में नहीं उतरा जा सकता। दरअसल तकनीक के आश्रय बीजेपी की सदस्य संख्या तो बढ़ सकती है, लेकिन मिस कॉल करने वालों से कोई जुड़ाव किसी पार्टी का होता नहीं है। और फिर इसे सोशल मीडिया के जरिए अगर पार्टी को टिका दिया जाए तो फिर चुनाव का मतलब हो क्या जाता है? दिल्ली ने सारे पाठ बीजेपी को पढ़ा दिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के कहने के बाद देश भर से जितने भी मिस कॉल आए सभी को बीजेपी का सदस्य मानकर 25 जनवरी से बीजेपी की तरफ से जो संदेश जाने शुरू हुए उसे पढ़ पढ़कर कोई भी वोट क्या देता उल्टे हंस ही सकता था। तकरीबन 32 मैसेजेस इस दौर में आए, उसमें से कुछ मैसेज आप भी सुन लीजिए। मसलन 29 जनवरी को किरण बेदी का मैसेज आया, प्रिय नागरिक, आपने मुझे एक बार सीएम के तौर पर चुन लिया तो मुझे आप बहन, माँ, बेटी और दोस्त के रूप में देखेंगे। 3 फरवरी को संदेश आया, किरण बेदी का अनुभव शब्द से ज्यादा जोर से बोलेगा। और प्रचार के आखिरी दिन यानी 5 फरवरी को मैसेज आया,
15 दिन में दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त और 3 महीने में अपराध मुक्त। जी, और दिल्ली चुनाव परिणाम आने के 24 घंटे पहले यानी 9 फरवरी की शाम में मैसेज आया, बीजेपी को समर्थन देने के लिए शुक्रिया। और दिल्ली में बीजेपी को शुक्रिया वोटरों ने कह दिया। दिल्ली ने वाकई बीजेपी को शुक्रिया कहा है, जो कहिए, लेकिन इन सब के बीच मुश्किल थम नहीं रही। सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है। दिल्ली ने जो कुछ दिखाया इसको तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी अपनी दृष्टि से परिभाषित किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो साथ खड़े थे उन्हें ऐसा अब क्या लगने लगा, या जिन्हें साथ खड़ा होना है उन्हें कुछ दिल्ली में कुछ और दिखाई देने लगा। जरा रिपोर्ट देखिए। तो क्या दिल्ली की हार ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने ही साथियों के कटघरे में खड़ा कर दिया है? क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की इस जीत ने मुंबई से पंजाब और कश्मीर तक के उन छत्रपों को ऑक्सीजन दे दी जो मोदी की लोकप्रियता के सम्मोहन में अभी तक खामोश थे। केजरीवाल की बुलंद जीत ने न सिर्फ मोदी के सम्मोहन पर सवालिया निशान लगा दिया, बल्कि जिन मुद्दों पर बीजेपी के सामने उसके सहयोगी नतमस्तक रहते थे, अब उन्हीं मुद्दों पर बीजेपी के सहयोगी ही नई सौदेबाजी करने पर उतर आए हैं। महाराष्ट्र में किसान, विदर्भ और बजट को लेकर फडणवीस से उलझी शिवसेना ने माना कि मुंबई सरकार अगर दिल्ली के इशारों पर चल रही है और दिल्ली में मोदी मात खा गए हैं तो वक्त की नजाकत उसने समझ ली और तुरंत कमेंट भी कर दिया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ये कहने से नहीं चुके कि दिल्ली की हार मोदी की हार है, जहां मोदी का ब्रह्मास्त्र और अमित शाह का जादू नहीं चला। उद्धव ने सामना में लिखा कि दिल्ली नतीजों से साफ होता है कि नारों और भाषणों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। बीजेपी को सोचना होगा कि जनता ने उन्हें क्यों रिजेक्ट कर दिया। वो कतई एक नेगेटिव कैंपेन को, नेगेटिव बातों को, ये जो धर्मांतर के ऊपर बातें की गई, ये रामजादा और इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया, ये दिल्ली के लोगों के गले नहीं उतरा। लेकिन असल असर तो कश्मीर पर पड़ा, जहां बीजेपी से तालमेल किन शर्तों पर हो और मोदी सरीखे ताकतवर पीएम के सामने शर्त रखें क्या, इस पर अभी तक सहमी पीडीपी पहली बार खुलकर बोली। उसने सांप्रदायिक सद्भावना को लेकर ही मोदी सरकार पर फफ्ती कसी। मुफ्ती ने कहा, नरेंद्र मोदी को उन तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए आगे आने की जरूरत है जो भारत के बारे में अलग विचार देने लगे हैं, ताकि देश अपने सहनशीलता, भिन्नता और सांप्रदायिक सद्भाव के मूल विचार के साथ ही आगे बढ़ सके। तो अब सवाल सीधा है, क्या दिल्ली की हार ने मोदी शाह के अपने साथियों के साथ राजनीतिक मोलभाव की ताकत को भी इस दौर में कम कर दिया है? क्योंकि अब यह जोड़ी ना अपराजय रही और ना ही ऐसा रहा कि इनकी रणनीति का चक्रव्यूह कोई भेद नहीं सकता। जाहिर है 67 विधायकों की ताकत केजरीवाल के साथ होगी, तो मुलाकात जब कल होगी तो उस ताकत का एहसास प्रधानमंत्री को भी होगा, क्योंकि इतनी बड़ी जीत ऐतिहासिक तौर पर दिल्ली में इससे पहले कभी नहीं हुई। और दूसरी तरफ ध्यान दीजिए तो आजादी के बाद वाकई पहला मौका जब गैर कांग्रेसवाद का झंडा बुलंद किए हुए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बहुमत के साथ बने। इस मुलाकात का वाकई महत्व। और इन सब के बीच वह विधायक जिन्हें कोई पहचानता नहीं, जिनका चेहरा नाम कोई नहीं जानता, अब वो बता रहे हैं दिल्ली के लिए उनके सामने चुनौती क्या है। तो जो आशा की जगी है, ये दायित्व बहुत बड़ा है। अब इस दायित्व को हमें जी के दिखाना है, करके दिखाना है। फर्स्ट हैंड जो काम हमने 49 दिन में शुरू किए थे, पहली प्रायोरिटी में उन कामों को, उन फाइलों को तुरंत हम लोग शुरू करेंगे। एंड उसके बाद फिर जन लोकपाल का जैसे मुद्दा है, स्वराज का कानून का है, हॉस्पिटल्स बनाने का है, कॉलेज बनाने का है, इसका 2 हिस्सा होगा। एक तो तात्कालिक प्रभाव से जो काम है वो शुरू किए जाएंगे, एंड दूसरे जो दीर्घकालिक प्रभाव से 5 साल के काम है, दोनों कामों पे कार्रवाई आगे बढ़ा। ये अरविंद केजरीवाल पर विश्वास दिलाया। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, लेकिन मैं फिर साथ में कहूंगा हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई है और उन वादों को पूरा करना हमारा फर्ज रहेगा, और जितनी जल्द से जल्द हम ये कर सकें ये कोशिश रहेगी। लेकिन इन सब के बीच दुनिया भर के अखबारों में दिल्ली को लेकर क्या सोचा जा रहा है? बीजेपी चाहे ना माने, लेकिन दुनिया भर के अखबारों में दिल्ली का जनादेश खबर के तौर पर कुछ इस तरह छाया कि झटके में बीजेपी की हार में प्रधानमंत्री मोदी की हार हर देश देखने लगा। आलम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने मोदी को इंटरनेशनल खिलाड़ी भी कह दिया और हार ने कैसे अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया, इसका खुला जिक्र भी किया। खासकर दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और चीन, वहां का मीडिया तो यही कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सीधे मोदी को निशाने पर लेते हुए लिखा, राष्ट्रपति ओबामा के साथ सफल शिखर वार्ता से
ताजा दम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हार ने घरेलू राजनीति ने धरातल पर ला दिया। इस चुनाव से प्रधानमंत्री पद और संघीय सरकार पर मोदी की पकड़ पर असर भी पड़ेगा, लेकिन इससे उन पर अपने अर्थव्यवस्था और शासन संबंधी वादों को पूरा करने का भारी दबाव होगा और ये मुश्किल भी होगा। वहीं वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि इस चुनाव को काफी हद तक प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक वर्चस्व के इम्तिहान की तरह देखा जा रहा था, लेकिन एक छोटी सी पार्टी ने उन्हें करारी मात दी। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि आम आदमी पार्टी की इस जीत की बदौलत आने वाले दिनों में केजरीवाल मोदी की आर्थिक नीतियां और दक्षिणपंथी रुझान वाली पार्टियों के खिलाफ एक गठबंधन खड़ा करने की हैसियत रखते हैं। लेकिन बात सिर्फ अमेरिकी मीडिया की नहीं, चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा, बीजेपी चुनाव में बुरी तरह पिटी। हालांकि दिल्ली में कुल संसदीय सीट का लगभग 1% भी नहीं है, लेकिन इस स्तर की हार विपक्ष को उत्साहित कर सकती है। पाकिस्तान के अखबारों में भी दिल्ली के जनादेश की खबर छाई रही। दुनिया की बैनर हेडलाइन, दिल्ली के आम आदमी ने बीजेपी का गुरूर खाक में मिला दिया, कांग्रेस का भी मुकम्मल सफाया कर दिया। तो संकेत साफ है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दिल्ली की हार को मोदी की हार बताने के संकेत ये साफ कह रहे हैं कि कूटनीति की बिसात पर प्रधानमंत्री मोदी की हैसियत कुछ कम हो गई है। दरअसल दिल्ली की बड़ी हार ने यह मुलम्मा उतार दिया कि मोदी की लहर पर पूरा देश सवार है। कांग्रेस को राज्य दर राज्य बीजेपी हरा रही है और धीरे धीरे उसका अपना वर्चस्व देश में फैल रहा, इनकार नहीं किया जा सकता। तो जाहिर है कल की मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं टटोलने की कोशिश करेंगे कि वाकई आम आदमी पार्टी दिल्ली में रहेगी या आगे बढ़ेगी, और वो आगे बढ़ेगी तो कहीं उसके शासित राज्यों में तो नहीं जाएगी। निशाने पर पंजाब है, जरा देखिए। ये तस्वीरें 10 फरवरी के उस वक्त की हैं जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही थी और तरन तारण में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे लड़ रहे थे जैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हों। स्थानीय निकाय के चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर दोनों दल के कार्यकर्ता भिड़ गए थे। अब इस तस्वीर पर नजर डालिए, जहां स्थानीय निकाय के चुनावों में न लड़ते हुए भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और अपने सदस्यों की संख्या बढ़ा रहे हैं। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਵੀਂ એનર્ਜੀ ਨੇਚਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲੂਗੀ। पंजाब में विधानसभा चुनाव 2017 में है, लेकिन बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच मतभेद की खबरें और कांग्रेस से त्रस्त रही जनता क्या नए विकल्प को आजमा सकती है, यही सवाल है। दिल्ली के बाद पंजाब में ही आपकी ठीक ठाक मौजूदगी है, जहां से पार्टी के 4 सांसद हैं। 2013 में चुनावों के वक्त पंजाब में आम आदमी पार्टी के 45,000 सदस्य थे, जो सरकार बनते ही 3 लाख के पार चले गए थे। अब फिर दिल्ली में आपकी सरकार है और आपने 1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय समेत रणनीतिक तरह से शिरोमणि अकाली दल के कई मुद्दों को अपना लिया है। हालांकि दिल्ली की तरह पंजाब में भी सत्तासीनों का दावा यही है कि आपकी राजनीतिक हैसियत अभी ज्यादा नहीं है। पंजाब में भी सत्ता में बैठे लोग जमीनी मुद्दों से कट रहे हैं और जमीन पर बहते अंडरकरंट को अभी समझ ही नहीं पा रहे। पंजाब में जहां कांग्रेस अपने आप में उलझी हुई है, तो वहीं अकाली दल और भाजपा के रिश्ते भी जग जाहिर हैं। कार्यकर्ताओं की तो बात ही छोड़िए, बड़े बड़े नेता भी अक्सर बच्चों की तरह लड़ते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक हालात इस तरीके से बन रहे हैं कि आप यहां पर एक बेहतर विकल्प के साथ जल्द उपस्थिति दर्ज करा सकती है। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। ब्रेक पर जाने से पहले दिल्ली की एक तस्वीर दिखा देते हैं, खासतौर से स्वाइन फ्लू के वो मरीज जिन्हें आईसीयू में भर्ती होना है। दिल्ली के किसी भी अस्पताल में जगह नहीं है। सफदरजंग अस्पताल, जीटीबी हो, एक्शन बालाजी हो, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल हो, सुचिता कृपलानी हो, मूलचंद अस्पताल हो, बड़ा हिंदूराव अस्पताल हो, यानी जितनी भी लिस्ट देख लीजिए, किसी भी जगह मरीज के लिए कोई व्यवस्था है ही नहीं कि आईसीयू में उसके लिए कोई एक बेड की भी व्यवस्था हो। और यह है दिल्ली का हाल। लगातार देश के भीतर इस दौर में 250 से ज्यादा मौत स्वाइन फ्लू मरीज से हो चुकी है। लेकिन क्या व्यवस्था जब दिल्ली की ये है? अब सवाल यह है कि दिल्ली में सरकार अभी तक नहीं, इसलिए यह व्यवस्था है, या फिर सब कुछ नजरअंदाज करके सियासत और राजनीति ही हर कोई देखना चाहता है। यह नजारा दिल्ली का है। आईसीयू बेड स्वाइन फ्लू मरीज के लिए दिल्ली के किसी अस्पताल में नहीं है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद चलेंगे राष्ट्रपति भवन, जहां नीतीश कुमार नहीं सुनी गई तो दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार और आज राष्ट्रपति भवन।
क्योंकि फैसला लेने में विलंब से वहां का माहौल प्रदूषित हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके इरादे हैं बिहार में इस तरह का माहौल बनाओ और अंततोगत्वा बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाओ। राष्ट्रपति ने भरोसा जताया हाउस ट्रेडिंग नहीं होगी और हम इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। लेकिन चलते चलते एक तस्वीर जो राजकोट में एक मंदिर बना है और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर उसमें लगा दी गई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।